जय हिंद। तो आज चलिए हम लोग मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य कार्यपालिका मुख्य कार्यपालिका तो मुख्य कार्यपालिका का मतलब क्या है? मुख्य कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सारी प्रशासनिक शक्ति जिसमें केंद्रित हो वही मुख्य कार्यपालिका होती है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालिका कहेंगे। आप इतना तो जानते ही हैं कि अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों व मंत्रियों की सहायता से करेगा। कहने का मतलब कि प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक कौन होती है? मुख्य कार्यपालिका। तो संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति निहित होती है संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति निहित होती है। इसमें लिख लें, इसमें संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति निहित होती है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे राष्ट्रपति और ये इसकी प्रशासनिक शक्ति अनुच्छेद 53 में है। ठीक, राष्ट्रपति। तो इसमें संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करेगा। ठीक, दूसरी चीज देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक कौन है? प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक। ठीक है, प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक होती है। समझ गए? प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारक होती है, तो इसका मतलब प्रशासनिक नीति को यही निर्धारित करती है। और फिर जो है, इस नीति को लागू करने के लिए तमाम सहायक एजेंसियां होती हैं, जैसे मंत्रिपरिषद है, अधिकारी वर्ग है, ये सारे लोग होते हैं मुख्य नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारक। अब ये देखिए, मुख्य कार्यपालिका कई तरह की होती है। तो एक फॉर्मेलिटी बस आपको बता दे रहे हैं, वरना आप जानते ही हैं कि अब हम थोड़ा सा देख लें। मुख्य कार्यपालिका का वर्गीकरण कई तरह से किया गया है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार ये कई तरह की हो सकती है।
अब देखिए ऐसे हम एक ही लाइन में सब खींच देते हैं, फॉर्मेलिटी ये है। देखिए एक प्रकार ये होता है, एक प्रकार इसका ये हो गया कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, ये हो गया। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? सारी शक्तियां इसी में निहित होंगी, लेकिन शक्तियों का प्रयोग वह नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रपति, इतना तो जान ही रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। या ब्रिटेन का क्राउन है, वास्तविक कार्यपालिका ये मंत्रिपरिषद है, यही सारा काम करती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में और वास्तविक कार्यपालिका में भेद हो गया। देखिए दूसरा मुख्य कार्यपालिका वंशानुगत हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, निर्वाचित हो सकती है, निर्वाचित है, वंशानुगत हो सकती है, निर्वाचित हो सकती है। जैसे ब्रिटेन का क्राउन ये वंशानुगत है, ब्रिटेन का क्राउन ये वंशानुगत है। ठीक, क्राउन, ब्रिटेन का क्राउन ये वंशानुगत है। और ब्रिटेन का क्राउन ये वंशानुगत है, वहाँ का राजा या रानी। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ये निर्वाचित है। ठीक, इसी तरह से एक कार्यपालिका और हो सकती है, ये देखिए, ये एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। ठीक, एकल कार्यपालिका। दूसरा दोहरी कार्यपालिका और बहुलवादी कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका मतलब एकहरी कार्यपालिका। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, वही नाम मात्र की भी कार्यपालिका है, वही वास्तविक कार्यपालिका है। वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं है। हमने आपको बताया था, ये पहले ये सब पढ़ा चुके हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ये नाम मात्र, ये एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका एक ही में है। दोहरी कार्यपालिका, जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। जैसे ये अध्यक्षीय प्रणाली में होता है, ये संसदीय प्रणाली में। जैसे भारत का राष्ट्रपति, जैसे भारत का राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। इसका मतलब क्या है? एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षीय
अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है। ये अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है। और ये दोहरी जहाँ होती है ये संसदीय कार्यपालिका होती है। संसदीय कार्यपालिका ये संसदीय सरकारों में होती है कार्यपालिका। और अध्यक्षीय कार्यपालिका में आप जानते हैं क्या होता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। वहाँ विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विधायिका का अलग चुनाव होता है और कार्यपालिका का अलग चुनाव, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का अलग चुनाव होगा और विधायिका का अलग चुनाव होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे में फ्यूज्ड होती हैं। आम जनता विधायिका को चुनती है और फिर उसी विधायिका से मंत्रिपरिषद बनती है। ठीक है, तो वहाँ कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से मिली हैं संसदीय में, और यहाँ शक्ति पृथक्करण है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाए थे, तो यहाँ बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होगी। ठीक, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। और ये जो दोहरी कार्यपालिका है, यहाँ विधायिका और कार्यपालिका संयुक्त होगी। विधायिका और कार्यपालिका मिली हुई, विधायिका से ही मंत्री लोग बनते हैं, कार्यपालिका मिली हुई। ठीक है, मिली हुई ये है। तो इसी समय आप अध्यक्षीय कार्यपालिका भी देख लिए और संसदीय कार्यपालिका देख लिए। ये जो बहुलवादी कार्यपालिका है, ये अनोखी कार्यपालिका है। ये कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ कार्यपालिका में 7 लोग होते हैं और ये बारी बारी से राष्ट्रपति वहाँ के बनते हैं। ठीक है, तो अनोखी कार्यपालिका है, तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की अनोखी कार्यपालिका, ठीक है, अनोखी कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका में कितने लोग होते हैं? हाँ, इसमें 7 लोग होते हैं। 7 लोग, इसमें 7 लोग होते हैं। इसमें 7 लोग होते हैं, हैं, जो बारी बारी से राष्ट्रपति बनते हैं, जो बारी बारी से राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनते हैं। 7 लोग होते हैं, तो एक व्यक्ति 1 साल, दूसरा व्यक्ति दूसरे साल, तीसरा व्यक्ति, ऐसे बनते हैं। तो ये कार्यपालिका के तमाम रूप हो गए। नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका, निर्वाचित कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, बहुलवादी कार्यपालिका, ये सब आप पढ़े हैं। तो इसमें बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझने की आवश्यकता कहाँ है, ये देखें। समझने की आवश्यकता यहाँ है कि मुख्य कार्यपालिका जिन अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है, उसको समझने की आवश्यकता है। वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि मुख्य कार्यपालिका किन अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है, इसको देखते हैं। और यही ठीक से समझ लीजिए, बस चैप्टर खत्म है। ठीक,
चलिए देखिए, मुख्य कार्यपालिका किन अभिकरणों मुख्य कार्यपालिका किन अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है, माध्यम से कार्य करती है, किन अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक, अब किन अभिकरणों के माध्यम से, किन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करती है, तो ये दो एजेंसियों के माध्यम से कार्य करती है। एक को कहते हैं क्या, सूत्र एजेंसी, सूत्र या लाइन अभिकरण, अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, अभिकरण। और दूसरा स्टाफ अभिकरण, ठीक है। सूत्र या लाइन अभिकरण और दूसरा है स्टाफ अभिकरण। ठीक, अब देखिए, सूत्र या लाइन अभिकरण या स्टाफ अभिकरण ये सैन्य प्रशासन से लिया गया है। ये दोनों किससे लिए गए हैं, अभी बाद में लिखा देंगे, सैन्य प्रशासन से। तो सेना में क्या होता है, सेना में इन दोनों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। सेना में जैसे जो सेना नायक होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये आदेश देने का काम करते हैं। ठीक, ये आदेश देने का काम करते हैं और युद्ध में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अभिकरण होते हैं, वो इनको सहायता करते हैं कि जैसे गोला बारूद पहुंचाना, रसद का प्रबंध करना, गाड़ी का प्रबंध करना, युद्ध मैदान में लड़ना, तो ये सब क्या है, ये सब स्टाफ अभिकरण है। तो ये आदेश देने का काम करेगा और ये काम क्या करेगा, ये आदेश देने का काम करेगा, ये अभिकरण कार्यों का प्रबंध करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये लक्ष्यों को निर्धारित करेगा और प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये स्टाफ अभिकरण इसका सहयोग करेंगे, इसे परामर्श देंगे, इसकी सारी आवश्यकताओं का प्रबंध करेंगे। ठीक, तो एक तरह से आप ये देखिए, ये आदेश देने वाली संस्था है और ये परामर्श देने वाली संस्था है, सहायता देने वाली संस्था है, प्रबंध करने वाली संस्था है। तो इसमें अधिकारियों का एक पदानुक्रम होता है। यहाँ तो अधिकारियों का एक पदानुक्रम होता है। जैसे सेना में सबसे वो होते हैं सूबेदार, कर्नल, ब्रिगेडियर, सेना नायक हैं, फिर लास्ट में थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, ये सब होते हैं। तो एक क्रम होता है इनका। तो इसमें थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, आदेश देने का काम करते हैं। ये आदेश देने वाले, वाले या नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले संगठन है। क्रियान्वयन
करने वाले अभिकरण, करने वाले अभिकरण, अभिकरण होते हैं। ठीक, क्रियान्वयन करने वाले अभिकरण होते हैं। और ये क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका कर्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए ले, अर्थात क्रियात्मक होते हैं, अर्थात क्रियात्मक। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, ये तो समझ गए होंगे, अर्थात क्रियात्मक होते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं और इसमें एक पदानुक्रम में संगठित होते हैं, पदानुक्रमिक ढंग से संगठित, ये चाहे लिख लीजिए, पदानुक्रमिक ढंग से संगठित, पदानुक्रमिक ढंग से संगठित, पदानुक्रमिक ढंग से संगठित, संगठित, जैसे सेना के अधिकारियों को बताया हमने, वही पदानुक्रमिक ढंग से संगठित, मतलब पूरी जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। समझ गए? जैसे सरकार के जो विभाग हैं, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, रेलवे, ये सब है इसके उदाहरण। जैसे उदाहरण इनका, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, पहला विभाग, विभाग, विभाग इसका उदाहरण है। विभाग का मतलब जैसे शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग है, विभाग, डाक विभाग, डाक विभाग, विभाग है, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, ये उसके उदाहरण है। मंत्रालय, रेल मंत्रालय है, तो रेल मंत्रालय इसका उदाहरण है। और ये देखिए, इसके अलावा लोक निगम है इसके उदाहरण, लोग जो सरकारी उद्योग होते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग है, अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विभाग, लोक, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम। ठीक, अगला लोक उपक्रम के बाद, लोक उपक्रम के बाद और क्या? स्वतंत्र नियामक आयोग, स्वतंत्र, स्वतंत्र नियामक आयोग, स्वतंत्र नियामक आयोग। ठीक, स्वतंत्र नियामक आयोग। तो ये देखिए, ये उदाहरण है सूत्र या लाइन अभिकरण के। अब इसमें देखिए कि इसके उदाहरण, ये क्या है? स्टाफ अभिकरण। ये सूत्र अभिकरण को परामर्श, सहयोग देते हैं और सूत्र अभिकरण के कार्यों का प्रबंधन करते हैं। तो सूत्र अभिकरणों या मुख्य कार्यपालिका को, सूत्र, मुख्य कार्यपालिका, यह लिख लीजिए, मुख्य, मुख्य कार्यपालिका, मुख्य कार्यपालिका, पालिका या सूत्र को, सूत्र को, सूत्र को, मुख्य कार्यपालिका या सूत्र को, मुख्य कार्यपालिका या सूत्र को सहयोग
मुख्य कार्यपालिका या सूत्र को सहयोग, परामर्श, सूचना देने वाले अभिकरण देने वाले अभिकरण। ठीक, ये जो है स्टाफ अभिकरण होते हैं। सूचना, परामर्श, सहयोग या इनके कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाले। ये लगभग ये बात मूने ने, सहयोग, परामर्श, सूचना देने वाले, ये मूने ने कही थी। चलिए, इसका कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होते हैं, अर्थात क्रियात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये प्रबंधात्मक होते हैं, कार्यों का प्रबंध करने वाले, कार्यों का प्रबंध करने वाले, प्रबंध करने वाले हैं। तो कार्यों का प्रबंध करने वाले होते हैं, तो प्रबंधन का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये संस्थागत रूप होता है। संस्था, ये पदानुक्रमिक नहीं होते, ये संस्थागत होते हैं। ये संस्थागत होते हैं। जैसे आप देखें, जैसे इसके तमाम उदाहरण हैं कि पीएमओ कार्यालय, स्टाफ अभिकरण का उदाहरण अगर आप देख लें तो तमाम हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, या इसको क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं पीएमओ। तो देखिए, अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था, पीएमओ का अगस्त 1947 में गठन हुआ था। तो ये क्या काम करता है? ये प्रधानमंत्री के सब मामलों में, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें परामर्श देता है, सहायता देता है, उनके किए जाने वाले कार्यों का प्रबंध करता है। तो किसी प्रधानमंत्री के कार्य में पीएमओ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वहीं से सारी नीतियाँ निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो चाहे लिख लीजिए, 15 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। अगस्त 1947 को गठन हुआ। तो ये क्या करता है? प्रधानमंत्री को परामर्श, तो उनको परामर्श देता है, उनके हर चीज का प्रबंधन करता है। उन्हें कहाँ जाना है, कैसे, किससे मिलना है, कहाँ मीटिंग है, ये इन सब का प्रबंध प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ करता है। ठीक है, हमने कहा ये प्रबंध करने का काम करता है। अगली चीज, पीएमओ के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय इसका उदाहरण है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक, तो इसका उदाहरण मंत्रिमंडलीय सचिवालय है। इसका भी गठन अगस्त 1947 में, सेम चीज, अगस्त 1947 वही चीज है, 15 अगस्त। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या करता है? ये मंत्रिपरिषद के कार्यों का प्रबंध करता है, मंत्रिपरिषद को सलाह देता है कि
कहाँ किस कब कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे कैबिनेट के कार्यों का प्रबंध किया जाएगा, हैं, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, यही सारा कार्य करता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, ये कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता है, हैं? तो इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव, ठीक है, कैबिनेट सचिव होता है, इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय यह सहयोग देने का कार्य करता है मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद की बैठकों में कौन कौन से किन किन विषयों पर चर्चा होगी, ये सारा प्रबंध यही करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां, ठीक है, ये 12 समितियां होती हैं। ये भी मंत्रिमंडल को सहयोग करने के लिए ही होती हैं, 12 समिति। और आप देखेंगे इन 12 समितियों में एक राजनीतिक मामलों की समिति होती है, मंत्रिमंडलीय समिति होती है। वो बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, हैं? यहाँ चाहे लिख लें राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली होती है। इसके अलावा देखिए स्टॉप में है नीति आयोग। स्टॉप में इसका उदाहरण है नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग भी इसी का उदाहरण है, नीति आयोग स्टाफ का। और देखिए इसके अलावा स्टाफ के कुछ अन्य उदाहरण हैं। गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, योजना आयोग है, ये सब हैं। तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब इसके उदाहरण हैं। वित्त मंत्रालय। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितने विभाग हैं इसमें आएंगे सूत्र में। जैसे शिक्षा विभाग, डाक विभाग, ये सूत्र में आएगा। और विशेषकर रेलवे मंत्रालय, ये पूछा जाता है रेल मंत्रालय किस में आता है, तो रेल मंत्रालय इस सूत्र में आएगा। लेकिन गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये स्टॉप में आएंगे, समझ गए? ये स्टॉप में आएंगे। तो यही है सूत्र और स्टॉप का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, हैं? तो यही है। इसके अलावा इसमें लोक सेवा आयोग वगैरह सब आएगा, तो उससे मतलब नहीं है बहुत। तो इसमें कुछ आपको और क्या बता दें, इसमें कुछ बताने वाला और रह नहीं गया। हाँ, इसमें कुछ बताने वाला रह नहीं गया। चाहे यहाँ लिख लें लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग।
लोक सेवा आयोग। तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्य कार्यपालिका को और मुख्य कार्यपालिका दो अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है, सूत्र या लाइन अभिकरण, स्टाफ अभिकरण। सूत्र का मतलब आदेश देने वाले अभिकरण या नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकरण। इस काम में इनकी सहायता करने वाले अभिकरण जो हैं स्टाफ अभिकरण कहलाएंगे। कहने का मतलब स्टाफ अभिकरण कार्यों का प्रबंध करते हैं और ये कार्य करते हैं, ये ध्यान दीजिए। इसमें सभी विभाग आएंगे, लोक उपक्रम आएंगे, स्वतंत्र नियामक आयोग आएगा, शिक्षा विभाग, डाक विभाग, रेल मंत्रालय, ये अक्सर पूछा जाता है, रेल मंत्रालय। और उसमें प्रधानमंत्री को सहायता देने वाला पीएमओ आएगा, मंत्रिपरिषद को सहायता देने वाला मंत्रिमंडलीय सचिवालय और मंत्रिमंडलीय समितियां आएंगी, नीति आयोग आएगा, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक सेवा आयोग। देखिए ये सब सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं, नीति आयोग वगैरह, लोक सेवा आयोग वगैरह क्या देते हैं, ये परामर्श देने वाली संस्थाएं ही हैं, आप पढ़े ही हैं, सलाहकारी संस्थाएं हैं। तो इसमें अब इसके बाद एक लाइन इसमें लिख लीजिए, 2 लाइन दोनों में लिख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए। ये सूत्र और स्टाफ की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई? सैन्य प्रशासन में आई। ठीक, तो पहली लाइन ये लिख लीजिए। एक चीज हमने नहीं बताया, चलिए पहले ऐसी जब शुरू कर दिए हैं तो बता दें। सूत्र और स्टाफ की अवधारणा, स्टाफ की अवधारणा ये कहाँ से आई? सैन्य प्रशासन से आई, सैन्य प्रशासन से आई, ये पूछा जाता है, सैन्य प्रशासन से। ठीक, सैन्य प्रशासन से आई। दूसरा देखिए, दूसरा कुंज ओ डैनल एक है, दूसरा कुंज ओ डैनल, कुंज ओ डैनल का कहना है कि सूत्र तथा स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, सत्ता संबंधों की विशेषता है, संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की, विभागीय क्रियाकलापों की ये कुंज ओ डैनल कहते हैं। ये सत्ता संबंधों की विशेषता है, मतलब ये एक आदेश देने वाले हैं और दूसरे आदेश देने वाले और चीज़ों का क्रियान्वयन, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले सूत्र हैं। इस काम में इनकी सहायता देने वाले स्टाफ हैं। ठीक है, यही है। और देखिए मूने और रेले ने सूत्र और स्टाफ सिद्धांत को संगठन का मुख्य सिद्धांत स्वीकार किया है। ये तो हमने बताया था, मूने और रेले ने सूत्र स्टाफ सिद्धांत को
को संगठन का मुख्य सिद्धांत स्वीकार किया है। संगठन का मुख्य सिद्धांत स्वीकार किया है। मुख्य सिद्धांत स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। ठीक है, किया है। तो ये हुआ। एक चीज़ और देख लें, जैसे हमने पीएमओ बताया, मंत्रिमंडलीय सचिवालय बताया, ये स्टाफ का उदाहरण है। और एक स्वतंत्र नियामक आयोग हमने बताया सूत्र में। तो उस स्वतंत्र नियामक आयोग क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। और ये स्वतंत्र नियामक आयोग मुख्य रूप से है तो कई देशों में, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिकी प्रशासन में इनकी चर्चा होती है। तो स्वतंत्र नियामक आयोग, स्वतंत्र नियामक आयोग, स्वतंत्र नियामक आयोग। तो ये देखिए, स्वतंत्र नियामक आयोग जो हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग, तो ये क्या है? स्वतंत्र नियामक आयोग ये सूत्राभिकरण है। सूत्राभिकरण। तो अमेरिका में 9 ऐसे आयोग स्थापित किए गए हैं। तो यहां लिख लीजिए, सूत्र अभिकरण है। सूत्र अभिकरण है। अभिकरण है, सूत्र अभिकरण है। ठीक। अमेरिका में 1987 में अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग के रूप में पहला स्वतंत्र नियामक आयोग गठित हुआ। अमेरिका में अंतर वाणिज्यिक आयोग के रूप में अंतर वाणिज्यिक आयोग के रूप में 1987 में 1987 में पहला स्वतंत्र नियामक आयोग गठित हुआ। स्वतंत्र नियामक आयोग गठित हुआ। ठीक। पहला स्वतंत्र नियामक आयोग गठित हुआ। और ऐसे 9 आयोग गठित हैं। हाँ, अब ऐसे 9 आयोग हैं। अब ऐसे 9 आयोग हैं। ये आयोग सामाजिक हित को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक हित को बढ़ाने के लिए, सामाजिक हित को बढ़ाने के लिए आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन करते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन करते हैं। और देखिए, अमेरिका में पूरी तरह से निजीकरण है। वहाँ सरकारी उद्योग थोड़ा ही हैं। अब निजीकरण में दिक्कत ये होती है, सब अपने लाभ के लिए कभी कभी ऐसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं कि जो सामाजिक हित को धक्का पहुंचाती है, सामाजिक हित को पीछे ले जाती है। तो इसीलिए उन निजी उद्यमों पर के आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन करने के लिए ऐसे 9 आयोग स्थापित किए गए हैं।
अब इनका इतना महत्व है कि इन्हें सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है, शीर्ष विहीन सरकार की चौथी शाखा। ठीक है, तो देखिए इन्हें शीर्ष विहीन सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है। सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है, चौथी शाखा कहा जाता है। मतलब अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों का नियमन यही करते हैं। ठीक, जाता है आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का नियमन यही करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा ये लिखिए, अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग, अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग, अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग, ये लिखिए। तो यही स्वतंत्र नियामक आयोग है। तो इस तरह से हमने आपको मुख्य कार्यपालिका में बताया कि मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक नीति के प्रथम वाक्य का निर्धारण करती है। दूसरा, ये मुख्य कार्यपालिका 2 अभिकरणों के माध्यम से कार्य करती है, सूत्र और स्टाफ। सूत्र आदेश देने वाला और नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण है। ठीक है, इसलिए इसका एक पदानुक्रम, इसमें पदानुक्रम श्रेणी में अधिकारियों का क्रम होता है। और इसका उदाहरण हमने आपको बताया है रेलवे मंत्रालय या जो भी सरकार के विभाग हैं, डाक विभाग, शिक्षा विभाग हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग ये है। स्टाफ सूत्र को परामर्श देते हैं, सहायता देते हैं, सूत्र के कार्यों का प्रबंध करते हैं। तो पीएमओ मंत्रिमंडलीय सचिवालय, लोक सेवा है, वो क्या ना, हाँ, लोक सेवा आयोग है। और मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब इसके उदाहरण है। ये उदाहरण पूछे जाते हैं। तो यही है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।